भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस आज मुंबई में विशेष समारोह। बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आबकारी घोटाला मामले में आज खत्म हो रही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग कर सकता है प्रवर्तन निदेशालय। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा अर्चना को जारी रखने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। भाजपा की चुनावी तैयारियों ने पकड़ा जोर। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा कोर कमेटी के साथ करेंगे चुनावी चर्चा। जल्द घोषित होंगे कांग्रेस के बिहार और ओडिशा में उम्मीदवार। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ मंथन। उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता करेंगे प्रचार। तेज हुई चुनावी सरगर्मी। मिजोरम में सत्तारूढ़ दल जोराम पीपल्स मूवमेंट शुरू करेंगे चुनाव प्रचार अभियान। तमिलनाडु में डीएमके समेत तमाम दलों ने भी झोंकी ताकत। जलपाईगुड़ी में भारी बारिश और तूफान से 5 लोगों की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया इलाके का दौरा। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अधिकारियों को दिए उचित सहायता देने के निर्देश। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम आरबीआई एट 90 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संबोधित करेंगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास उद्घाटन भाषण देंगे। पीएम मोदी इस दौरान 90 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर जारी किए गए जाने वाले सिक्के को कोलकाता टकसाल में बनाया गया है। इस 90 रुपए के सिक्के का वजन 40 ग्राम होगा। इसे पहले भी 1985 में रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती पर तथा 2010 में रिजर्व बैंक की प्लैटिनम जुबली पर स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। इस 90 रुपए के सिक्के के अनावरण होने के बाद इस सिक्के को अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर बिक्री किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर आगामी वित्त वर्ष में देश विदेश में उपभोक्ता शिक्षा, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता सुरक्षा आदि विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कीनोट एड्रेस दे रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक स्पेशल एड्रेस दे रहे हैं और बहुत सारे डिग्निटरीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मुंबई में हो रहा है और ये जो 98th ईयर है यानी कि 2000 फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2024-25 इसमें हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया है और इस जिसमें कि मेन है 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अरेंज कर रहे हैं। देश भर बहुत जगह में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस सब चीज़ों में बहुत हम कैंपेन वगैरह करेंगे। स्टेट हेडक्वार्टर्स और छोटे छोटे टाउन्स में भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को पेश करेगा। ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले पिछली सुनवाई गुरुवार को हुई थी, जब केजरीवाल की रिमांड पूरी हो गई थी। ईडी की टीम ने केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया था।
और अब खबर ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यासटी तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यासटी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई थी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना की इजाजत देने वाले वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा था। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने यह याचिका दाखिल कर सर्वे से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की है। हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे करके 6 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। एएसआई ने 22 मार्च से सर्वे शुरू कर दिया था। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में भारी तूफान के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार तेज हवाओं के कारण जिले के कई हिस्सों और आसपास के इलाकों में कई पेड़ गिर गए हैं और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक खांड बहाले उमेश गणपत ने बताया है कि मौसमी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे जलपाईगुड़ी के कई हिस्सों में पेड़ उखड़ गए और घरों को नुकसान पहुंचा। नागरिक प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन के कर्मियों को राहत कार्य के लिए तैनात किया गया है। त्वरित प्रतिक्रिया टीमों QRT को राहत कार्यों में लगाया गया है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाकर चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में आए तूफान के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है और अधिकारियों से प्रभावित लोगों को उपयुक्त सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मेनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं, अपने प्रियजनों के खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अधिकारियों से बात की है और उन्हें भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उपयुक्त सहायता सुनिश्चित करने को कहा है। मैं बंगाल में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से प्रभावितों की मदद करने की अपील करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में आए तूफान के कारण हुए नुकसान को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और मेनागुड़ी क्षेत्र में विनाशकारी तूफान के कारण जान माल की हानि के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं पश्चिम बंगाल भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि प्रभावित लोगों को व्यापक सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से संलग्न हो। कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता हर जरूरतमंद तक पहुंचे। सैन्य कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आज से नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। वर्चुअल मोड में सम्मेलन 28 मार्च से जारी है। आज और कल होने वाली बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के अलावा सेना के सभी वरिष्ठ अफसर उपस्थित होंगे। सेना का शीर्ष नेतृत्व उभरते खतरे के परिदृश्य, ऑपरेशनल चुनौतियों, सुधारों और आधुनिकीकरण की योजनाओं पर विचार विमर्श कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एजेंडे में प्रमुख वस्तुओं में से एक साइबर सुरक्षा, अन्य सेवाओं के साथ एकीकरण और भविष्य के युद्ध प्रौद्योगिकियां होंगी। पूर्व सैनिकों का कल्याण, प्रशासनिक और सुधार भी शामिल होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह जोधपुर में सुबह लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
इसके बाद वे शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल होंगे। फिर वे जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। फिर दोपहर बाद जोधपुर से दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कल पहले दिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में संगठन के नेताओं के साथ बैठकें की और सीकर में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय समिति बनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समिति की संयोजक हैं, जबकि पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। इस समिति का काम बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल होने वाले मुद्दे और वायदों की पहचान करना है। पीएम मोदी ने इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया है और वो जिस तरह गरीब, युवा, महिला और किसान को देश की 4 प्रमुख जातियां बताते हैं, उस लिहाज से देखें तो पार्टी के संकल्प पत्र में इन वर्गों के लिए बड़े वायदे किए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा और बिहार के लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों प्रदेशों के प्रभारी भी मौजूद रहे। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। यहां आरजेडी और लेफ्ट के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिहार के कुल 40 लोकसभा में से कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर अब भी संशय बरकरार है। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव पूर्णिया से बिना टिकट लिए खुद को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जबकि आरजेडी की ओर से बीमा भारती महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। उड़ीसा और बिहार की सीटों के संदर्भ में चर्चा है। अभी विधानसभा की सीटों पर चर्चा चल रही है। मुझे पारिवारिक कारणों से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। लोकप्रिय ओडिया फिल्म स्टार और पूर्व बीजेटी विधायक आकाश दास नायक ने नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया है। चुनाव से पहले भुवनेश्वर में वे ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आए आकाश साल 2014 में बीजेटी के टिकट पर जाजपुर जिले की कोरोए विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन साल 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। खास बात यह है कि बीजेपी ने अभी तक ओडिशा में अपने विधायक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और नायक ने कहा है कि वो ओडिशा के लोगों की सेवा करने के लिए आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कर्नाटक के नेता सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, अलका लांबा, भूपेश बघेल सहित कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। ये सभी प्रचारक अब यूपी के चुनाव अभियान में दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ तीवू द्वीप मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके समेत इंडी गठबंधन के नेताओं को जमकर घेरा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं तो भाजपा हमलावर है। साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु के पास स्थित कच्छ तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। कच्छ तीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस गंभीर सवालों में घिर गई है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच स्थित इस द्वीप को लेकर आरटीआई से सामने आई जानकारी के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमला बोल रही है। आरटीआई तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने दाखिल की थी। इसके जवाब से पता चलता है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत कच्छ तीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए यह समझौता किया था। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। पीएम ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 सालों से काम करने का तरीका रहा है। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। प्रधानमंत्री ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पाप की सजा देश को चुकानी पड़ी। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। कचतीवू द्वीप को लेकर पीएम कांग्रेस पर पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। 10 अगस्त 2023 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान पीएम ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा था। पीएम ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। उधर आरटीआई से मिली जानकारी के बाद कांग्रेस से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आरटीआई डालने वाले के अन्नामलाई ने कांग्रेस और डीएमके दोनों को घेरा। A historically important area of Tamil Nadu in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously ceded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. लगातार सवालों के बीच कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपगंडा करार दिया, जबकि डीएमके कह रही है कि ये कांग्रेस ने ही किया और कांग्रेस की इसी करने की वजह से जनता ने उन्हें 2014 में सत्ता से हटा दिया। They are all selective pieces of propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India. It was done in 1974. Much water has flown, but DMK ever since has objected to it. And when BJP has come to power, see, people threw away Congress in 2014 precisely because of this. What have they done? आरटीआई की सहायता से कचतीवू द्वीप को लेकर सार्वजनिक हुए तथ्य कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इन सवालों पर जवाब देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM आज से लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही है। ये वही पार्टी है जिसमें विधानसभा चुनाव में पिछले साल 27 सीट जीतकर 2/3 बहुमत से मिजो नेशनल फ्रंट को सत्ता से बेदखल कर दिया था। पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोमा की पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। लोकसभा की एकमात्र सीट के लिए मिजोरम में 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इनमें से किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। 5 उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि एक निर्दलीय है। मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा।
आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। आडवाणी जी स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते थे, तो राष्ट्रपति खुद आडवाणी जी के घर पहुंची और उनको देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को रविवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आडवाणी के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बहुत खास था। यह सम्मान हमारे देश की प्रगति में उनके स्थायी योगदान की मान्यता है। सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका समर्पण और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कई दशकों में मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने को गृह मंत्री अमित शाह ने गौरवशाली पल बताया। उन्होंने लिखा, आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने पर हर्षित भी हूं और भावुक भी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हम सभी के लिए एक गौरवशाली पल है। आडवाणी जी निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत देश हित के कार्यों और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहे। त्याग, तप और समर्पण से परिपूर्ण उनका जीवन करोड़ों लोगों को शक्ति और प्रेरणा देने का अक्षय स्रोत है। आडवाणी को यह पुरस्कार उनके आवास पर दिया गया। स्वास्थ्य कारणों से वे राष्ट्रपति भवन खुद नहीं पहुंच सके थे। उन्हें सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति भवन ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने दृष्टिकोण के साथ उन्होंने पूरे देश में दशकों तक कड़ी मेहनत की और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लेकर आए। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी और उनके पुत्र जयंत आडवाणी ने खुशी जताई। वास्तव में बहुत गौरव का पल है और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत, हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी है। ये एक परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसंग है और हम सब आज बहुत ही निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। आज हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आडवाणी जी के योगदान को आज भारत सरकार ने सराहा है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति भवन में 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 4 शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने नई फिलिस्तीनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की है। नव नियुक्त फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा के नेतृत्व में नई फिलिस्तीनी सरकार ने शपथ ली है। मोहम्मद मुस्तफा ने 28 मार्च को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को नई कैबिनेट और उसका कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इसके बाद महमूद अब्बास ने नई सरकार की मंजूरी पर एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए। महमूद अब्बास ने मार्च के मध्य में मोहम्मद मुस्तफा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मोहम्मद मुस्तफा का विदेश मंत्री के रूप में भी काम करने वाले हैं। नए मंत्रिमंडल में गजा से 8 मंत्री शामिल हैं। साथ ही राहत मामलों के लिए एक राज्य मंत्री भी शामिल होने की उम्मीद है। बेल्जियम में एंटवर्प में 2 किलोमीटर लंबी टेबल लगाई गई, जिस पर लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया और ईस्टर के उत्सव का जश्न मनाया। जिले की मेयर ने कहा कि एंटवर्प शहर द्वारा विभिन्न साझेदारों ने साथ मिलकर यह पहल वैश्विक स्तर पर तनाव के समय में संस्कृतियों के बीच समावेश और संबंध के लिए थी। उन्होंने कहा कि लोगों को एक साथ मेज पर लाया गया, एक साथ खाना खाया और दोनों समूहों के बीच संपर्क की शुरुआत हुई।
खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। राजस्थान की टीम 2 मैच में 2 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं मुंबई की टीम 2 मैच में 2 हार के साथ 10वें स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मात दी थी। वहीं मुंबई को अपने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट पर 191 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और कप्तान ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए सर्वाधिक 45 रन अजिंक्य रहाणे ने बनाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।